नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड के एसईसी पेपर हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइसेस। ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम रखेंगे और इसकी वन शॉट क्लास को कंप्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेमेस्टर थर्ड के हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस पेपर की। देखो ये दोस्तों, ये पेपर आपके सिलेबस में क्यों है? आज की युवा जनरेशन है जो कि फास्ट एंड जंक फूड पे इतनी डिपेंडेंट हो गई है, तो उनमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने के लिए उनके सिलेबस में एक ऐसा ऑप्शन भी रखा है कि जो अवेयरनेस तो फैलाएगा ही फैलाएगा कि हमें कौन-सा खाना खाना चाहिए, कौन-सा खाना हेल्दी है और कौन-सा खाना अनहेल्दी है। उसी माइंडसेट के साथ ये पेपर आपके सिलेबस में है, तो जिन भी स्टूडेंट ने एसईसी पेपर में इस पेपर का सिलेक्शन किया है, आज हम वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ, जिसका नाम है हेल्दी फूड चॉइस, यानी कि स्वस्थ भोजन आदतें। यानी अपन ये कह सकते हैं कि नहीं, स्वस्थ जो भोजन है उसका चयन करना या वो कौन सी आदतें हैं जो हमें हेल्दी फूड की तरफ लेके जाती है। तो चलिए बात करते हैं क्या होती है हेल्दी फूड चॉइसेज। Healthy food choices refer to selecting foods that provide essential nutrients required for the proper growth, development and maintenance of the human body। यानी कि हेल्दी फूड चॉइसेज का अर्थ है ऐसे भोजन का चयन करना जो मानव शरीर की सही वृद्धि, विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता हो। These foods helps in preventing disease, improving immunity and maintaining overall physical and mental वेलबींग। यानी कि ये भोजन हमारी बीमारियों से बचाव करता है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको मजबूत करता है और साथ ही में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऐसा फूड जो हमारी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो सही है, उसे हेल्दी फूड चॉइस कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता हो और हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों ही वेल के लिए वेलबींग का काम करता हो, उसे हम हेल्दी फूड कहते हैं। हेल्दी फूड चॉइसेस फोकस ऑन, यानी कि हेल्दी फूड जो आदतें हैं वो निम्न बातों पर ध्यान देती है। न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होता है। बैलेंस्ड इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिजों का उसमें संतुलन बना रहता है। यानी कि संतुलित आहार, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उससे भरपूर होता है। मिनिमाइजिंग द इंटेक ऑफ हाईली प्रोसेस्ड एंड जंक फूड्स, यानी कि अत्यधिक प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूरी ये रखता है। तो ये हेल्दी फूड चॉइस इन बातों पर फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो फल और सब्जियां हैं वो हेल्दी फूड है। होल ग्रेन्स, यानी कि जो साबुत अनाज है, जिसमें हम स्प्राउट्स वगैरह कहते हैं, मूंग कहते हैं, दाल कहते हैं, वो सारे साबुत अनाज है वो। पल्सेज एंड लेग्यूम्स, यानी कि दाल और फलियां, जैसे मटर की फली हो गई, दाल में हर तरीके की दाल होगी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बने उत्पाद। नट्स एंड सीड्स, यानी कि मेवे और बीज, यानी कि बीजों में हम बात कर ले तो जैसे अपनी मूँगफली एक तरीके से नट्स ही है, सीड्स ही है, तो ये सारी चीज़ें नट और सीड्स में मेवे वगैरह आते हैं। तो ये सारे क्या है, स्वस्थ भोजन के एग्ज़ाम्पल है। इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थी फूड चॉइस का अपनी लाइफ में? इट प्रिवेंट्स लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिज़ीज़, यानी कि ये मोटापा, मधुमेह और हृदय जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव करता है। इट इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल्स एंड कंसंट्रेशन, ये ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है और हमारी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता में सुधार लेके आता है। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये सतत खाद्य प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण में भी क्या है, सहायक है। अब आप कहोगे कि सर ये पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक है? तो जैसे आपने कोई फल खाया तो फल के जो छिलके वगैरह आपने फेंके, तो क्या वह प्लास्टिक है? नहीं, वह ईज़िली डिस्पोज़ हो जाता है, उसको कोई जानवर भी खा लेता है और ईज़िली वह एनवायरनमेंट के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं आपने कोई बर्गर खाया और वह कोई प्लास्टिक में ब बंधा हुआ था या उसके फॉइल पेपर में था, तो आपने उस फॉइल पेपर को फेंका, एक तरीके से बर्गर का छिलका है वो, क्या वह एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो अपनी हेल्दी फूड्स हैबिट है या हेल्दी फूड चॉइस है, ये सस्टेनेबल है और साथ में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने वाली भी है। तो इसलिए हेल्दी फूड चॉइस का ये महत्व है अपने लाइफ में, या ये इम्पोर्टेंस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट, यानी कि अब बात करें कि हम स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन की पहचान करें तो करें कैसे? या उनकी पहचान क्या होती है? हेल्दी फूड्स आर दोज दैट आर लो इन शुगर, साल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स
व्हाइल बीइंग रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि स्वस्थ भोजन वह होता है जिसमें शक्कर, नमक और अस्वस्थ वसा की मात्रा कम होती है और आवश्यक तत्व उसमें अधिक होते हैं। यानी कहने का मतलब जिसमें शुगर कम होता है, साल्ट कम होता है और फैट कम होती है, वसा कम होती है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वह तो होता है स्वस्थ भोजन। अनहेल्दी फूड्स आर हाई इन कैलोरीज, शुगर, साल्ट एंड ट्रांस फैट्स विद लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। वहीं अस्वस्थ भोजन कैलोरी में ज़्यादा होता है, शक्कर ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट भी उसमें ज़्यादा होती है, जबकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू यानी कि पोषण मूल्य क्या होता है, पोषण तत्व उसमें कम पाया जाता है, वह होता है अस्वस्थ भोजन। और जिसमें साल्ट, शुगर ये कम होते हैं और पोषण तत्व ज़्यादा होते हैं, वह कहलाता है स्वस्थ भोजन। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हेल्दी फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, होममेड मील्स, यानी कि स्वस्थ भोजन में ताज़ा फल सब्जियाँ, साबुत अनाज, घर का बना भोजन किस में आता है? हेल्दी फूड्स में आता है। वहीं अनहेल्दी फूड्स में फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स, पैकेज्ड स्नैक्स एंड डीप फ्राइड आइटम्स, यानी कि अस्वस्थ भोजन में फास्ट फूड जो भी आप खाते हो, मीठा पेय पदार्थ, पैकेट वाले स्नैक्स और तले हुए खाद्य पदार्थ, ये सारे अस्वस्थ फूड्स में आते हैं। इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट, यानी कि तत्काल खाद्य वातावरण क्या है? यानी कि आपके आस-पास जहाँ-जहाँ से जो-जो आपको खाने को मिल रहा है, तो वो आपके आस-पास का जो भी कार्यस्थल है या यूँ कहें जो भी एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जहाँ से आपको फूड मिलता है, वह कहा जाता है इन इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट। Immediate food environment refers to the food options that are easily accessible to individual in their daily surroundings such as home, college, workplace and nearby markets। यानी कि इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट से आज से उन खाद्य विकल्पों से है जो किसी व्यक्ति के आसपास आसानी से उपलब्ध होते हैं, जैसे घर के आसपास, कॉलेज के आसपास, कार्यस्थल के आसपास या पास के बाजार में जो भी खाने का ऑप्शन है। जैसे आपने किसी गोकुलपुरा बाईपास पे है, वहाँ पर आपको बर्गर मिल गया, पुचके मिल गए, आपको मैगी मिल गई, नूडल्स मिल गए, आप थोड़े से आगे गए वहाँ समोसे कचौरे मिल गए। तो आपके आस-पास जो भी खाने के ऑप्शंस हैं, वो सारे क्या कहे जाते हैं? इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट वह कहा जाता है। दिस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, यानी कि ये वातावरण निम्न तत्वों को प्रभावित करता है, निम्न तरीके से प्रभावित करता है। फूड प्रेफरेंसेस, यानी कि आपकी भोजन की पसंद, यानी कि आपके आस-पास जो भी एनवायरनमेंट में जो भी ऑप्शन मिलता है, डेफ़िनिटली वही क्या है, वही आपकी फूड प्रेफ़रेंस है। जैसे आप इंदौर जाते हो तो इंदौर में आपको क्या मिल जाएगा? पोहा मिल जाएगा। और दिल्ली में जाते हो तो वहाँ पे छोले कुलचे मिल जाएँगे। तो अब जैसे मान लो आप सीकर में रहते हो तो सीकर में जो भी मिलते हैं, जैसे समोसे कचौरे मिल गए, दही बड़े मिल गए, पोहे बहुत कम मिलते हैं, यानी कि कम जगह पे मिलते हैं, छोले कुलचे कम जगह पे हैं, लेकिन पुचके वगैरह, चाट वगैरह देखो, बर्गर देखो, ये खूब जगह है। दैट मीन्स आपकी भोजन की पसंद भी क्या है? वही है। तो एनवायरनमेंट के जो विकल्प होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, वो आपकी फूड प्रेफ़रेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईटिंग हैबिट्स, आपकी जो खाने की आदतें हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं एंड ओवरऑल न्यूट्रिशनल इंटेक, यानी कि आपकी कुल पोषण सेवन को भी क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि आपके एनवायरनमेंट में जैसा भोजन होगा, उसी हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल इंटेक होगी, फूड प्रेफ़रेंस होगी और आपकी ईटिंग हैबिट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसलिए एनवायरनमेंट यानी फूड एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। Food labels are basics to of nutrient profiling models to classify foods as HFSS। देखते हैं क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं फूड लेबल की। Food labels provide information about the nutritional content of packaged food items। यानी कि फूड लेवल पैकेज में जो खाद्य पदार्थ आते हैं, उनमें क्या अंदर क्या है, कौन से तत्व है, किस तरीके के पोषक तत्व है, उनकी जानकारी प्रदान करते हैं। दे हेल्प कंज्यूमर्स मेक इन्फॉर्म्ड एंड हेल्दियर फूड चॉइसेस। यानी कि यह उपभोक्ताओं को सही और स्वस्थ भोजन चुनने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो प्रोडक्ट पे एक आपको देखा होगा इस तरीके का एक न्यूट्रिशनल क्या आता है, एक चार्ट आता है, या इस तरीके का एक इंग्रीडिएंट का क्या आता है, एक जगह आती है, लेबल आता है। कहने का मतलब उसमें ये आता है कि इसमें फैट कितना है, इसमें स्टैंडर्ड फैट क्या है, इसमें ट्रांस फैट कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, यानी कहने का मतलब हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई होती है। और इसमें वो सारी चीज़ें होती है जिससे कंज्यूमर ये देख के पता लगा सकता है कि मुझे ये खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ये कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। वो सारी चीज़ें किसमें लिखी होती है? फूड लेवल में लिखी होती है। इन्फॉर्मेशन ऑन फूड लेबल्स इंक्लूड, यानी कि फूड लेबल पर भी कौन-कौन सी जानकारी दी हुई होती है? एनर्जी, यानी कि कैलोरी कितनी है इसमें? फैट, शुगर एंड साल्ट कंटेंट, यानी कि वसा, शक्कर और नमक की क्या मात्रा है? प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की क्या मात्रा है? इंग्रीडिएंट एंड एडिटिव्स, यानी कि इसमें सामग्री और एडिटिव्स क्या मिलाए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर क्या-क्या है? वो सारी चीज़ें एक चार्ट के तौर पे लिखी हुई होती है, जिसे बोलते हैं फूड लेबल। क्या बोलते हैं? फूड लेबल कहा जाता है।
अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग मॉडल्स की। यानी कि इस तरीके का मॉडल जो कि ये बताता है कि फूड कितना न्यूट्रिशनल है, यानी कि वह फूड कितना पोषक तत्वों से भरा हुआ है, इस तरीके का मॉडल होता है। एक तरीके से वो भी एक चार्ट जैसा ही होता है। न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग मॉडल्स आर साइंटिफिक टूल्स यूज्ड टू क्लासिफाई फूड्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग मॉडल वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भोजन को उनकी पोषण संरचना के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यानी कि कौन-सा भोजन कितना पोषण से भरपूर है, कौन-सा कितना कम है, कौन-से की कैसी स्टैंडर्ड है। तो वो सारे जैसे क्लासिफ़ाई हम करते हैं, वो किसके आधार पे करते हैं? उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के आधार पे। जिनका न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है डेफ़िनेटली वह न्यूट्रिशन से ज़्यादा भरपूर होगा, तो उसको हायर रैंक में रखा जाता है, जिसका कम होता है उसको कम में रखा जाता है। एफ एच सॉरी HFSS मॉडल। FHSS मॉडल स्टैंड्स फॉर हाई फैट, यानी कि H फॉर हाई, F फॉर फैट, S फॉर शुगर एंड S फॉर साल्ट। यानी कि फैट, शुगर और साल्ट, यानी जिसमें ये ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, उसको HFSS फूड कहा जाता है। दीज फूड्स आर कंसिडर्ड अनहेल्थी व्हेन कंज्यूम्ड फ्रीक्वेंटली। यानी कि HFSS का अर्थ है हाई फैट, शुगर एंड साल्ट का होना, अर्थात जिसमें वसा, शक्कर और नमक वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको HFSS कहा जाता है। और अगर आप इनका लगातार सेवन कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? अनहेल्दी कहा जाता है। कभी-कभार खाते हो, दैट टाइम इट इज़ ओके, बट आप अगर इसको फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, तब इसको किस में कंसीडर किया जाता है? अनहेल्दी में किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट, शुगर और साल्ट तीनों की ही जो क्वांटिटी है, वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। पर्पज ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग। अब ये न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग क्यों की जाती है? बिकॉज़ इट इज़ आइडेंटिफाई अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि इससे हम अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। रेगुलेट फूड एडवर्टाइजिंग, यानी खाद्य विज्ञापनों को नियंत्रित करने के काम के आते हैं, यानी कि किसी फूड का न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग देखकर ही उसका उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। यानी कि अगर अनहेल्दी फूड का ज़्यादा अच्छे से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और वह बहुत अच्छे से बिक रहा है, तो ये कहीं न कहीं जो फूड अपना डिपार्टमेंट आता है, उसकी ये एक तरीके से फेल्योर बताती है। इसलिए हम उन एडवर्टाइज़मेंट को भी रोक सकते हैं या रेगुलेट करने के लिए काम आता है कि अनहेल्दी प्रोडक्ट का हम इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट नहीं करने देंगे। प्रमोट हेल्थियर डाइट्स और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अगर किसी की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल रिच है, तो उस प्रोडक्ट को या उस फूड को ज़्यादा अच्छे से मार्केट में जाना चाहिए, ताकि हेल्थियर डाइट लोगों की बढ़ सके। तो इसलिए न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बनाई जाती है, इसके ये उद्देश्य हैं। बात करते हैं न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग ऑफ कॉमनली कंज्यूम्ड फूड आइटम्स, यानी कि जो हम दैनिक जीवन में फूड कंज्यूम करते हैं, उनकी क्या न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग है। न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग ऑफ कॉमनली कंज्यूम्ड फूड आइटम्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एवरीडे फूड्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी कि आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग का अर्थ है दैनिक भोजन का उसके पोषण तत्वों के आधार पर मूल्यांकन करना। यानी कि हम जो डेली रूटीन में खा रहे हैं, उनकी क्या भोजन के क्या पोषण तत्व है, उनको हम इवेल्युएट कर सके। इसलिए हम जो डेली रूटीन में कॉमनली कंज्यूम्ड हो रहे हैं आइटम, उनकी हमें सॉरी न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग देखनी चाहिए। पैरामीटर्स क्या होते हैं न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के? एनर्जी डेंसिटी, यानी कि उसमें कितना एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है। फैट, शुगर एंड साल्ट लेवल क्या है, यानी कि वसा, शक्कर और नमक की मात्रा क्या है। प्रेजेंस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, यानी कि उसमें विटामिन, खनिज और फाइबर की क्या उपस्थिति है। इनसे हम उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग को क्या करते हैं? मेजर आउट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लो एनर्जी हाई न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फल और सब्जियों में एनर्जी कम होती है, लेकिन इसका पोषण तत्व इनमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। वहीं फ्राइड स्नैक्स एंड स्वीट्स में हाई एनर्जी होती है, बट लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि इनमें जो स्नैक्स है, जो तले हुए हैं पदार्थ है, उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन पोषण तत्व क्या होता है? कम होता है। दिस हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड ऑप्शन, यानी कि ये हमें स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन में अंतर करना आसान कर देता है। यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग से हम हेल्दी और अनहेल्दी फूड में क्या कर पाते हैं? डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। एक्सप्लोरिंग द फूड एनवायरनमेंट बाय मैपिंग फूड आउटलेट्स नियर होम एंड कॉलेज, यानी कि अब आप आस-पास क्या आपके पास फूड आइटम के ऑप्शंस हैं, अगर आप उनकी मैपिंग कर लेते हो, तो आप उसके हिसाब से ही आप वो फूड खाते हो कि हाँ, यहाँ पे जाएँगे, यहाँ हेल्दी फूड मिलता है। फूड एनवायरनमेंट मैपिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग फूड आउटलेट्स अवेलेबल नियर होम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फूड एनवायरनमेंट मैपिंग का अर्थ हुआ कि घर या कॉलेज के आसपास उपलब्ध खाद्य दुकानों और विकल्पों की पहचान एवं विश्लेषण करना। यानी कि फूड एनवायरनमेंट का आपको मैप करना है। मैप का मतलब आप जैसे मान लो
बस डिपो सीकर बस डिपो से आप इधर कल्याण सर्किल की तरफ और इधर गोकुलपुरा बाईपास की तरफ आपने इतना एनवायरनमेंट क्या कर रखा है, मैप कर रखा है और आपने कहा कल्याण सर्किल पे यहाँ पे कोई अच्छा न्यूट्रिशनल फूड मिलता है, गोकुलपुरा बाईपास पे थोड़ा अनहेल्दी मिलता है, बस डिपो के पास-पास भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पे अनहेल्दी मिलता है, मान लो एक फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये आपके माइंड में हो गया कि जब आपको हेल्दी खाना होगा तो आप कहाँ जाओगे? कल्याण सर्किल की तरफ जाओगे। तो ये क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट का मैपिंग करना कहा जाता है ताकि आप ईज़िली उन ऑप्शंस को क्या कर पाओ, आइडेंटिफ़ाई कर पाओ और एनालिसिस कर पाओ। फूड आउटलेट इंक्लूड्स यानी कि इन खाद्य आउटलेट्स में क्या-क्या शामिल है? ग्रोसरी स्टोर्स यानी कि किराना की दुकानें, स्ट्रीट फूड वेंडर्स यानी कि जो स्ट्रीट फूड वाले आज विक्रेता आते हैं, यानी कि गली में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। रेस्टोरेंट्स एंड कैंटीन्स उनको इंक्लूड किया जाता है एंड सुपरमार्केट्स इनको भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ पर आपको क्या मिलता हो, फूड मिलता हो, खाना मिलता हो, वो सारी चीज़ें इसमें क्या की जाती है, इन्वॉल्व की जाती है। पर्पज़ क्या है फूड एनवायरनमेंट की मैपिंग करने का? अंडरस्टैंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड यानी कि स्वस्थ भोजन कहाँ उपलब्ध है इस बात को आप इजीली समझ पाते हो यानी कि आपने अगर पूरे मार्केट में मैपिंग कर रखी है कि नहीं, जैसे मान लो आपके घर पे कोई आपका दोस्त आया, आपके कोई रिश्तेदार आए तो आप कहते हो कि लो आपको मैं वहाँ की अच्छी सी चीज़ खिला के लाता हूँ, बड़ी हेल्दी चीज़ है। तो ये कैसे पता चली आपको? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट की क्या कर रखी है, मैपिंग कर रखी है। तो कहाँ पर हेल्दी फूड अवेलेबल होता है आपको वो समझने में आसानी रहती है। आइडेंटिफाइंग डोमिनेंस ऑफ अनहेल्दी फूड आउटलेट्स, साथ में ये भी पता चल जाता है कि अस्वस्थ भोजन कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, यानी कि किसी ने कहा कि नहीं आज बस डिपो की तरफ खाते हैं तो आप कहोगे नहीं नहीं वहाँ पे तो क्या है कि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर इसी तरीके से बनाया जाता है। शाम के समोसे को अगले सुबह वापस सुबह गर्म तेल में फ्राई करके खिला देते हैं, क्योंकि यात्री होते हैं कौन सा आकर शिकायत करता है, वो तो एक बार खाता है फिर पता नहीं कब आएगा। ऐसे करके आप कहोगे कि नहीं रेलवे स्टेशन के आसपास, बस डिपो के आसपास यहाँ पर अनहेल्दी फूड ज़्यादा मिलता है। तो आपने ये भी आइडेंटिफ़ाई कर रखा है कि कहाँ पे अनहेल्दी फूड मिलता है। प्रमोट इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस यानी कि सही भोजन के चयन को बढ़ावा देता है। यदि आप एनवायरनमेंट मैपिंग करते हो या एनवायरनमेंट मैपिंग करने के ये उद्देश्य है कि आप सही भोजन सही भोजन आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे। हेल्दी भोजन की उपलब्धता कहाँ है पे आपको ये पता रहेगा और वहीं अनहेल्दी भोजन कहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है, वो भी आपको आइडिया रहेगा। इसलिए एनवायरनमेंट का मैप करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की जिसमें हम जानेंगे फूड पोर्शन साइज़ और रिलेटेड फैक्टर्स क्या-क्या है। बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम बात करते हैं सबसे पहले फूड पोर्शन साइज़ की एंड रिलेटेड फैक्टर्स की, यानी कि फूड पोर्शन साइज़ क्या होती है? यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो एक बार में हम कितना खाना कंज़्यूम करते हैं, यानी कि हमारी क्या अमाउंट है खाने की जो हम खाना खा रहे हैं उसे हम कहते हैं फूड पोर्शन साइज़। फूड पोर्शन साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फूड सर्व्ड और कंज्यूम्ड एट वन टाइम, यानी कि फूड पोर्शन साइज से आशय है कि एक समय में परोसे या खाए जाने वाले भोजन की मात्रा से। पोर्शन साइज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग टोटल कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट इनटेक, यानी कि जो पोर्शन साइज होती है यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, यानी कि जो अमाउंट हम खाने की खा रहे हैं वह कुल कैलोरी और पोषक तत्वों के सेवन को निर्धारित करने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हम कितना खाना खा रहे हैं, जैसे आप छोटे थे तो आपको जब एक टाइम आप खाना खाते तो मम्मी आपको एक ही चपाती देती थी। धीरे-धीरे बड़े हुए तो आप एक साथ 2 चपाती खाने लगे और अब आप एक साथ 3 या 4 चपाती एक साथ में ही ले लेते हो। यानी कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपका जो फूड पोर्शन साइज़ है वह क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उस फूड पोर्शन साइज़ में क्या कैलोरी है, क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो उस फूड पोर्शन पे क्या करती है, उसको डिटरमाइन करने में भी रोल प्ले करती है। पोर्शन साइज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज़, यानी कि जो अपनी पोर्शन साइज़ है, वो कई तत्वों से या कई कारकों से प्रभावित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज एंड जेंडर, यानी कि आयु और लिंग के आधार पर फूड पोर्शन साइज़ डिफरेंट होती है। फिजिकल एक्टिविटी लेवल, यानी कि आप कितनी शारीरिक गतिविधि कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका फूड पोर्शन चेंज हो सकता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं जो शहरों के बच्चे हैं, जो मान लो पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, एकदम आराम से सुबह उठते हैं देर से, मोबाइल-वोबाइल चलाते हैं, रीलें-वीलें देखते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो उनका जो फूड पोर्शन साइज़ है वो क्या हो सकता है, कम होता है। वहीं एक गाँव के बच्चे हैं, दिन भर खेत-वेत में मेहनत करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, 10 काम करता है फिजिकल, तो वह एक टाइम पे वह 4 से 5 रोटी भी खा लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कहने का मतलब कौन कितना फिजिकल एक्टिविटी का काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका फूड पोर्शन साइज़ डिफरेंट होता है। कल्चरल फूड हैबिट्स, यानी कि अपनी सांस्कृतिक भोजन आदतें क्या है, जैसे मान लो हम राजस्थान के लोग हैं और अपन जैसे मान लो कोई मारवाड़ साइड का है, तो वहाँ तो सोगरा खाया जाता है, सोगरा मतलब बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी अगर एक साथ 3 खा रहा है, तो 3 बाजरे की रोटी अगर आप किसी ऐसे ब बंदे को खिलाते हो जो कभी बाजरा नहीं खाता,
उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वैल्यू वाला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पोर्शन वाला हो जाएगा। तो अलग-अलग कल्चर में क्या खाना खाया जा रहा है, उससे भी फूड पोर्शन डिसाइड होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि भोजन की उपलब्धता किस तरीके की है, उससे भी फूड पोर्शंस इन्फ्लुएंस होती है या प्रभावित होती है। एंड मार्केटिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड यानी कि खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग कैसी है और उनकी पैकेजिंग कैसे है, उस पे भी फूड पोर्शन पे क्या होता है, असर पड़ता है। यानी कि अगर पैकेजिंग में क्या है, जो पैकेजिंग है वो बड़ी साइज़ की है, बड़ी साइज़ की है तो डेफ़िनेटली है आप ज़्यादा खाओगे कहने का मतलब। और वहीं अगर वो छोटी साइज़ की है तो आप उसमें क्या करोगे, फूड पोर्शन आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि अगर पैकेजिंग ज़्यादा बड़ी है तो आपका फूड पोर्शन भी बड़ा हो जाएगा अपने आप ही। तो ये सारी बातें आपके फूड पोर्शन साइज़ को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। लार्ज पोर्शन साइज़ेज़ ऑफ़न लीड टू ओवर ईटिंग व्हिच में रिज़ल्ट इन ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपकी फूड पोर्शन साइज़ बड़ी होगी तो ये ओवर ईटिंग की तरफ जाएगी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लोगे। और जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लोगे तो ओबेसिटी यानी कि मोटापे से आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे या अदर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपके क्रिएट हो जाएँगे या जनरेट हो जाएँगे बॉडी में। तो आपका पोर्शन साइज़ यानी कि जो फूड पोर्शन साइज़ है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को क्या करता है, लीड करता है या डिटरमाइन करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोर्शन साइज़ यानी कि पोर्शन साइज़ को समझने का क्या महत्व है, हम क्यों समझे पोर्शन साइज़ को? बिकॉज़ इट हेल्प्स मेंटेन बैलेंस्ड न्यूट्रिशन यानी कि ये संतुलित पोषण बनाए रखने में मददगार है। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव कैलोरीज़ इंटेक यानी कि अत्यधिक कैलोरी के सेवन से ही हमें क्या करता है, बचाता है। यानी कि आपने अपना फूड पोर्शन डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना ही पोर्शन खाना है, इतनी कैलोरी बर्न करनी है, बर्न क्या इतनी कैलोरी कंज़्यूम करनी है और इस तरीके का न्यूट्रिएंट वैल्यू लेना है, तो वो आपका फूड पोर्शन साइज़ यानी कि कई बार क्या होता है, अपन ज़रूरत से ज़्यादा खाना अच्छा बनता है तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो आपने देखा होगा हम जनरल भाषा में बोलते हैं, क्या आ जाता है, आफरा आ जाता है, यानी कि पेट आपका बहुत ज़्यादा फूल जाता है। फिर आप अजवाइन की फाँकी-वाँकी लेते हो या कोई आप कोई लिक्विड वगैरह पीते हो या फिर शहर के बच्चे हो तो डेफ़िनेटली आप क्या कहोगे कि ले चलो एक ड्रिंक पी ली जाए, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए। ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए। तो ये क्या है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी डाल देता है। तो फूड पोर्शन आपको एक्सेसिव कैलोरी से क्या करता है, बचाता है। इट सपोर्ट्स हेल्दी बॉडी वेट यानी कि स्वस्थ शरीर वजन को ये बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि फूड पोर्शन आपको समझना ज़रूरी है। इसका अपनी कई तरीके से बॉडी में हेल्प करता है या अपने को हेल्थ के लिए हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग फूड पोर्शन साइजेज एंड इट्स रिलेशन टू न्यूट्रिएंट डेंसिटी यानी कि हमें फूड पोर्शन साइज को समझना है और ये किस तरीके से न्यूट्रिएंट डेंसिटी के साथ रिलेटेड है। समझते हैं सबसे पहले फूड पोर्शन साइज एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी। Nutrient density refers to the amount of essential nutrients present in a food relative to its energy content यानी कि फूड डेंसिटी सॉरी न्यूट्रिएंट डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं पोषक घनत्व है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, पोषक घनत्व है। पोषक घनत्व से तात्पर्य है किसी खाद्य पदार्थ में मौजूद आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा से है जो उसकी कैलोरी की तुलना में होती है। यानी कि किसी भोजन में उसकी कैलोरी के पीछे कितना न्यूट्रिएंट है, उसको हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी कहते हैं। फूड्स कैन बी फूड से हायर, एक होते हैं हायर न्यूट्रिएंट डेंस फूड और एक होते हैं लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड। हायर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरी यानी कि जो उच्च पोषक घनत्व वाला भोजन है वो कम कैलोरी में भी अधिक पोषण प्रोवाइड करवाता है। जैसे फल है, फल में कैलोरी कम होती है लेकिन पोषक तत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको हम हाई न्यूट्रिएंट डेंस फूड कहेंगे। वहीं लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड प्रोवाइड फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स बट मोर कैलोरीज यानी कि निम्न पोषक घनत्व वाला भोजन कौन सा होता है, जो कैलोरी ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है लेकिन पोषण तत्व क्या करवाता है, कम करवाता है। जैसे जंक फूड, जंक फूड में कैलोरी खूब होती है लेकिन पोषण कहीं भी नहीं होता है या बहुत कम होता है। Small portion of nutrient-dense foods can meet nutritional requirements, while large portion of low nutrient-dense food increase calorie intake without adequate nutrition यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की छोटी मात्रा भी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, जबकि कम पोषक भोजन की बड़ी मात्रा कैलोरी अधिक बढ़ा देती है, जबकि पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं देती। यानी कि कई बार आपने ये सुना होगा कि कोई बच्चा है या कोई भी है कि बीमार रहता है या फिर अनहेल्दी सा रहता है या उसके घर वाले बोलते हैं खाना तो खूब खाता है लेकिन पता नहीं इसके शरीर के लगता ही नहीं या क्या नहीं होता। तो खाना खाने का मतलब वह क्या खाता है, सिर्फ रोटी खाता है, रोटी सब्जी खाता है। आलू की सब्जी बना ली, प्याज की सब्जी बना ली और रोटी बन गई। इसके अलावा कुछ नहीं खाता। रोटी वह दिन में 10-12 ले रहा है लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उसकी बॉडी में कैलोरी तो खूब हो रही है, पोषक तत्व नहीं जा रहे। वहीं एक ऐसा बच्चा भी है जो कहता है कि मैं तो सिर्फ दोपहर में खाना खाता हूँ, सुबह मैं स्प्राउट्स वगैरह पीता हूँ, स्प्राउट्स वगैरह खा लेता हूँ
गाजर वगैरह खा लेता हूँ, सलाद वगैरह खा लेता हूँ, दोपहर में खाना खाता हूँ और शाम को फिर हल्का भोजन खाता हूँ। फिर भी वह एकदम हेल्दी है। दैट मीन्स उसने खाना कम खाया लेकिन कैलोरी कम खाई, लेकिन पोषक तत्व उसकी बॉडी में सारे आ गए। वहीं एक ऐसा है जिसने खाना खूब खाया, कैलोरी खूब खाई बट पोषक तत्व बॉडी में नहीं गए। तो यही है कि अगर आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाते हो, तो आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो रही है। वहीं आपने खाना खूब खाया, उसमें कैलोरी आपकी बॉडी में खूब गई बट न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में पर्याप्त तौर पे नहीं गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाई न्यूट्रिएंट डेंस फूड में आते हैं फ्रूट्स, वेजिटल, पल्सेस यानी कि फल, सब्जियाँ, दालें उच्च पोषक घनत्व के फूड्स माने जाते हैं। वहीं लो न्यूट्रिएंट डेंस जिसमें तो ग्रीस स्नैक्स, फ्राइड फूड्स यानी कि निम्न पोषक घनत्व में मीठे स्नैक्स खाना, तले हुए पदार्थ खाना, इनमें कैलोरी ज़्यादा होती है लेकिन पोषक तत्व क्या होता है, कम इसमें होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्शन, सर्विंग साइजेज एंड पोर्शन कंट्रोल। अब क्या होता है, एक होती है सर्विंग साइज और एक होती है पोर्शन साइज। सर्विंग साइज वो होती है जो स्टैंडर्ड है, जो पैकेट पे लिखी होती है कि ये सर्विंग साइज है, और पोर्शन साइज वो है जो हम एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं या खाते। Serving size is a standardized quantity recommended on food labels or dietary guideline। यानी कि सर्विंग साइज वह मानकीकृत मात्रा है जो फूड लेबल या आहार निर्देशों में दी जाती है। पोर्शन साइज इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल विच मे बी मोर और लेस देन ए सर्विंग साइज। यानी कि पोर्शन साइज वह वास्तविक मात्रा है जो एक व्यक्ति द्वारा खाई जाती है, जो कि सर्विंग साइज से ज़्यादा या कम हो सकती है। यानी कि एक होती है गाइडलाइन कि इतना ही खाना खाना चाहिए, इतना ही खाना खाना चाहिए, दैट इज़ गाइडलाइन, इसको कहते हैं हम सर्विंग साइज़। और एक होती है जो हम एक्चुअल में खा रहे हैं, वो होती है पोर्शन साइज़। तो पोर्शन साइज़ सर्विंग साइज़ से ज़्यादा भी हो सकती है और सर्विंग साइज़ से कम भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। बात करें पोर्शन कंट्रोल की, पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, जो सर्विंग साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग पोर्शन साइज़ को रखना क्या कहा जाता है, पोर्शन कंट्रोल। Portion control refers to managing the amount of food consumed in one sitting to avoid overeating। यानी कि पोर्शन कंट्रोल का अर्थ हुआ कि एक बार में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को नियंत्रित करना, ताकि अधिक भोजन खाने से क्या हो सके, बचा जा सके। यानी कि जब हम इस तरीके की आदतें अपने आप में डेवलप करें, जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 चपाती ही खानी है, तो आपने प्लेट में आप एक बार में कितनी चपाती लोगे? 3 चपाती लोगे और एक सिटिंग में आप उनको निपटाओगे, उसके बाद आप दोबारा रसोई में नहीं जाओगे और आपको उतनी खाना खाना है। आपकी बॉडी में हल्की-फुल्की भूख भी रहेगी तो आप उसको मैनेज कर लोगे कुछ अलग चीज़ खा के, लेकिन आप चपाती नहीं खा रहे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये पोर्शन कंट्रोल हुआ, जिसको हम डाइटिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइटिंग करना। मेथड्स ऑफ पोस्ट पोर्शन कंट्रोल, यूजिंग स्मॉलर प्लेट्स एंड बाउल्स, यानी कि छोटी प्लेट और कटोरी का प्रयोग करना। यानी कि आपने अगर छोटी कटोरी ली है तो उसमें आइटम भी क्या आएगा, कम आएगा। कम आएगा तो आप पोर्शन कंट्रोल की तरफ जा रहे हो। रीडिंग सर्विंग साइज इंफॉर्मेशन ऑन फूड लेबल्स, यानी कि फूड लेवल पे जो सर्विंग साइज लिखी हुई है उसको पढ़ना, यानी कि कितना लेना चाहिए, कितना फूड आपको लेना चाहिए, वह आपने पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग आपने पोर्शन साइज रखी, तो वह भी पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाता है। तरीका है ये पोर्शन कंट्रोल करने का। अवॉइडिंग सेकंड सर्विंग, यानी कि बार-बार भोजन लेने से बचना, यानी कि एक बार ही लेना और उसी को एक बार में निपटाना। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में भी खूब सारा ले लिया, नहीं। सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग आपने लिया और उसी को आपने क्या किया, कंज़्यूम किया। ईटिंग स्लोली एंड माइंडफुली, और धीरे-धीरे ध्यानपूर्वक भोजन करना। हम क्या करते हैं, रीलें वगैरह देखते देखते हैं या फिर कौन-सा कुछ आपका फ़ेवरेट धारावाहिक जैसे तारक मेहता वगैरह आपने कुछ देखा, उसको देखते-देखते आप खाए, पता ही नहीं चला कब 3-4 रोटी आप खा चुके। तो एक तो इस तरीके से खाना, और एक आराम से मोबाइल से दूर रह के धीरे-धीरे खाना आपने, और माइंड को या पेट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए खाएँ कि हाँ, माइंड तक ये संकेत गया कि हाँ भाई, पेट भर चुका है, इस तरीके से खाना खाना। तो ये भी पोर्शन कंट्रोल का एक मेथड होता है। बेनिफिट क्या है पोर्शन कंट्रोल करने के, लाभ क्या है? इट मेंटेन्स कैलोरी बैलेंस, यानी कि अपने शरीर में कैलोरी संतुलन बनाए रखता है। इट रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ये मोटापे की जोखिम को कम करता है। इट इंक्रीजेज माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स, और ये सचेतन भोजन की आदतें विकसित करता है। इसलिए ये सारे पोर्शन कंट्रोल के क्या है, बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी यूजिंग न्यूट्रिएंट कंपोजिशन डेटाबेस, यानी कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन डेटाबेस के आधार पर हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी को किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन डेटाबेस क्या है? A nutrient composition database provides detailed information about the energy and nutrient content of various food items। यानी कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन डेटाबेस विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद ऊर्जा और पोषक तत्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यानी कि उसमें कितनी कैलोरी है, कितनी एनर्जी है, कितने
उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसकी अगर डिटेल में जो जानकारी होती है उसको हम न्यूट्रिएंट कंपोजिशन डेटाबेस के नाम से जानते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी यानी कि ऊर्जा और पोषक घनत्व का आंकलन कैसे करते हैं? एनर्जी डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज कैलोरी पर ग्राम ऑफ फूड यानी कि ऊर्जा घनत्व की गणना प्रति ग्राम भोजन में कैलोरी के आधार पर की जाती है, यानी कि ओवरऑल अमाउंट में कितनी भोजन में कितनी कैलोरी है उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है? इट इज एक्सेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर पर कैलोरी। और पोषक घनत्व का मूल्यांकन प्रति कैलोरी, उसमें विटामिन कितना है, खनिज कितना है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा क्या है, उससे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंसिटी यानी कि पोषक घनत्व। यानी कहने का मतलब एक भोजन है, इस भोजन में कितनी कैलोरी है, इसको तो हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व है। और इस इतनी कैलोरी में पोषण तत्व कितना है, यानी कि विटामिन कितना है, खनिज कितना है, प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट डेंसिटी। आई थिंक आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए। यानी कि भोजन में कैलोरी कितनी है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, और भोजन में न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी है, दैट इज न्यूट्रिएंट डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम पर ग्राम पर कैलोरी के आधार पे मापते हैं, यानी कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरी है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। और वहीं न्यूट्रिएंट डेंसिटी की बात करें तो 1 कैलोरी में, प्रति कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी में कितना न्यूट्रिएंट है, उसको न्यूट्रिएंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं। सच डेटाबेस हेल्प्स इन, यानी कि इस प्रकार का डेटाबेस हमारी हेल्प करता है किसमें? कंपेयरिंग फूड आइटम। हम 2 खाद्य पदार्थों की तुलना कर सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी डेंसिटी है, कितनी न्यूट्रिएंट डेंसिटी है। प्लानिंग बैलेंस डाइट और हमारे संतुलित आहार की हम योजना बना सकते हैं। आइडेंटिफाइंग हेल्दी फूड चॉइसेस, और हमारी स्वस्थ भोजन के विकल्प है उनको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इन डेटाबेस के आधार पर। एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज डेटा, यानी कि आमतौर पर यूज किए जाने वाले जो भोजन है उनकी जानकारी की बात करें तो कैलोरी वैल्यू, यानी कि हम कैलोरी वैल्यू के आधार पर देखते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, यानी कि उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, आयरन एंड कैल्शियम, यानी कि उसमें सूक्ष्म पोषण तत्व का क्या लेवल है, उसमें आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है। तो ये अपन जो कॉमनली डेटाबेस, इस डेटाबेस इनके लिए यूज लेते हैं। अब बात करेंगे यूनिट 3 की, जिसमें हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, यानी कि फूड प्रिपरेशन के बेसिक क्या है। यूनिट 3 में हम बात कर लेते हैं फूड प्रिपरेशन की, यानी कि खाना बनाने या पकाने की मेथड्स, या किस तरीके से पकाया जाता है या किस तरीके से परोसा जाता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, यानी कि फूड प्रिपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड प्रेजेंटिंग फूड इन ए वे दैट प्रिजर्व्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, एंश्योर्स सेफ्टी एंड एनहेंस टेस्ट। यानी कि फूड प्रिपरेशन का अर्थ है कि भोजन के चयन, सफाई, पकाने और परोसने की प्रक्रिया से है, जिससे भोजन का पोषण मूल्य सुरक्षित रहे, भोजन सुरक्षित हो और उसका स्वाद भी क्या रहे, बेहतर बने। यानी कि हम फूड प्रिपरेशन का मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको गाजर का हलवा बनाना है, तो गाजर की सफाई करनी, यानी कि हम मार्केट से जब गाजर खरीदेंगे तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि हलवे वाली गाजर कौन-सी है। तो उसकी सेलेक्टिंग और फिर उन गाजर की प्रॉपर क्लीनिंग करना। ऐसा नहीं कि आपने जब उसका छिलका उतारा तो आपने उसका मोटा-मोटा सारा छिलका उतार दिया, बस अंदर की जो सफ़ेद लकड़ी है वो छोड़ी। तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर वे में करें, फिर उसकी कुकिंग सही वे में हो, यानी कि सही ढंग से उसको आपको सिकाई करनी है, और फिर उसका प्रेज़ेंटिंग प्रॉपर वे में हो। तो ये सारी चीज़ें, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वह भी बनी रहे, अपना फूड भी सेफ हो और उसका टेस्ट भी क्या हो, बेहतर हो। इसे हम कहते हैं फूड प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि खाना बनाना फूड प्रिपरेशन है, उसकी भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी सेफ रखना इसमें काउंट होता है, फूड प्रिपरेशन में होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिपरेशन इंक्लूड, यानी कि खाद्य तैयारी के मूल सिद्धांत क्या है? हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ हो, साफ सफाई हो। यानी कि जैसे आपने पालक पनीर बनाया, तो पालक को अच्छे से धोना, ताकि उसमें से जो मिट्टी-विट्टी है वो निकल जाए, उसमें कोई कीड़े लट वगैरह है तो वह भी क्या हो, निकल जाए। तो हाइजीन हो और सैनिटेड हो या सैनिटाइजेशन हो। प्रॉपर वॉशिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड, यानी भोजन का सही ढंग से आपको क्या करना है, उसकी साफ-सफाई करनी है, भोजन को सही तरीके से धोना है और उसको सही तरीके से हैंडल करना है। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड, यानी कि उसको पकाने की सही विधि का उपयोग करना है, कि आप उसको बॉयल करना है या स्टीम करना है या ग्रिल करना है, वो सब। मिनिमम लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इस तरीके से उसको पकाएँ कि उसकी जो पोषक तत्व है वह कम से कम क्या हो, लॉस हो। ऐसा नहीं कि आपने जब खाना पकाया तो उससे पकाने की विधि में ही उसका सारा पोषण क्या हो गया, खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमीनियम की कढ़ाई में
काम किया, एल्यूमीनियम के बर्तन में खाना पकाया, तो एल्यूमीनियम से तो खाना का जो पोर्शन लेवल है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने कुकर में खाना पकाया और कुकर किसका था? एल्यूमीनियम का था। तो अपन को ऐसा लग रहा है कि वह खाना बहुत टेस्टी हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका उल्टा पोर्शन कम हो रहा है। जब हम पका रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम से कम लॉस हो, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है फूड प्रिपरेशन के? इट प्रिवेंट्स फूड बोर्न इलनेस यानी कि खाद्य जनित बीमारियों से हमें बचाता है, यानी कि हम सही अगर फूड प्रिपरेशन का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर साफ सफाई करके प्रॉपर से हाइजीन और सैनिटेशन का यूज करते हुए हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर बचाए हुए रखते हैं तो ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। इट मेंटेन्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड यानी कि भोजन की जो पोषण गुणवत्ता है उसको ये बनाए रखता है। इट इम्प्रूव्स डाइजेस्टिबिलिटी एंड टेस्ट यानी कि ये भोजन की पाचन क्षमता को इम्प्रूव करता है और साथ में स्वाद में भी सुधार करता है। इट प्रमोट्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और ये स्वस्थ भोजन आदतों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इन सब में फूड प्रिपरेशन का क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डिशेज यानी कि हम न्यूट्रिशियस डिश की किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। Planning healthy and nutritious dishes involves selecting food items that provide balanced nutrition and meet the dietary needs of individual यानी कि स्वस्थ और पौष्टिक व्यंजनों की योजना बनाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है जो संतुलित पोषण प्रदान करता है और व्यक्ति की आहार आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसे हम कहते हैं कि आपकी जो हेल्दी है, जो न्यूट्रिशन डिश आप बना रहे हो उसकी प्लानिंग इस तरीके से की जाए कि आपकी बॉडी का जो पोषण है वह बना रहे और आपकी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वह क्या हो, पूरी हो। की एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग न्यूट्रिशियस डिशेज यानी कि पौष्टिक भोजन की योजना के मुख्य बिंदु क्या है? इस तरीके का भोजन हम प्लान करें ताकि उसमें सारी चीज़ें क्या हो, इन्वॉल्व हो यानी कि इंक्लूजन ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स यानी कि सभी खाद्य समूहों का उसमें समावेश हो। बैलेंस्ड प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उचित मात्रा हो, संतुलित मात्रा हो। ऐसा नहीं कि हमने प्रोटीन तो बढ़ा दिया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा उसमें कम कर दी तो क्या वह संतुलित भोजन है? नहीं। जैसे कई लोग क्या होते हैं, उन्होंने शुगर एक साथ क्या हो जाते हैं, छोड़ देते हैं और रोटी भी वह कम कर देते हैं, तो शरीर में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उल्टा वो डाइटिंग कर रहे थे, उल्टा उसको क्या उनको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में, अपने खाने में इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। संतुलन बराबर बना रहे, एडुक्वेट विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर यानी कि पर्याप्त रूप में विटामिन ले, ए, बी, सी जो भी विटामिन होते हैं, जो भी शरीर को नीड होती है, सारे विटामिन यूज़ किए जाए। खनिज यानी कि जो भी खनिज लवण है वो सारे लिए जाए एंड फाइबर को पूरा-पूरा ध्यान रखें। यूज़ ऑफ हेल्दी कुकिंग मेथड्स लाइक स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड ग्रिलिंग यानी कि किसमें हमें उसको पकाना है, भाप में पकाना है या उबालना है या ग्रिल करना है। ग्रिल का मतलब आप जानते ही हो कि जैसे हम जो जाली वगैरह होती है उसको ऊपर नीचे आग-वाग लगा के या खीरे वगैरह में उस पे हम खाना को सेंकते हैं तो वो होती है ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग करना है या पकाना है या उबालना है तो प्रॉपर मेथड से हमें उसको क्या करना है, तैयार भी करना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी फूड प्लानिंग में इंक्लूड होती है। बेनिफिट्स क्या है प्रॉपर फूड प्लानिंग के? इट एन्श्योर्स न्यूट्रिएंट एडुकेसी ये अपने शरीर की या भोजन की जो पोषक तत्व है उसकी पर्याप्तता पे ध्यान देता है यानी कि पर्याप्त रूप से पोषक तत्व भोजन में इंक्लूड होते हैं। इट प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी कि भोजन में जो पोषण की कमी है उससे ये हमें बचाता है यानी कि हम जब भोजन को संतुलित कर लेते हैं तो कहने का मतलब जो उसमें पोषण कम रहता है वो उन सब से वह हमें क्या करता है, बचाता है। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल और ये हमारी स्वस्थ और सतत जीवन शैली को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ स्नैक्स। स्नैक्स क्या होता है? स्नैक्स आर स्मॉल मील्स कंज्यूम्ड बिटवीन मेन मील्स टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स यानी कि स्नैक्स छोटे भोजन होते हैं जो मुख्यतया मुख्य भोजन के बीच ऊर्जा बनाए रखने का काम के लिए खाए जाते हैं। यानी कि जैसे आप शाम को, दोपहर में आपने खाना खाया, फिर आप रात को खाना खाओगे 8 बजे, दोपहर में आपने खाना खाया 12 बजे, तो शाम को 4 बजे के 5 बजे के आसपास जो हल्का-सा आप भोजन करते हो उसको हम क्या कहते हैं, स्नैक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने चाय के साथ 2 टोस्ट खा लिए तो ये आपका क्या हो गया, स्नैक्स हो गया। आपने कोई पोहे वगैरह बना लिए तो आपके क्या हो गए, स्नैक्स हो गए। तो कहने का मतलब मेन भोजन से तक आपकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए जो हल्का, जो छोटा भोजन किया जाता है दैट इज़ नोन एज़ स्नैक्स। हेल्दी स्नैक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्वस्थ स्नैक्स की क्या विशेषताएँ होती हैं? लो इन फैट, शुगर एंड साल्ट यानी कि ये वसा, शक्कर और नमक की मात्रा इनमें कम होनी चाहिए या कम होती है। हाई इन प्रोटीन और फाइबर, इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत होता है। यानी कि जैसे आपने स्नैक्स के तौर पे स्प्राउट्स खा लिए यानी कि अंकुरित अनाज आपने खा लिया तो दैट मीन्स उसमें फाइबर भी थी, प्रोटीन भी था।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड मिनिमली सॉरी मिनिमल प्रोसेस्ड, यानी कि ताज़ा हो और कम प्रोसेस्ड हो। ऐसा नहीं कि आपने बढ़िया तेल में फ्राई कर करा के आपने खाना खाया, तो क्या वो स्नैक्स था? उल्टा वो आपके शरीर के लिए नुकसान कर रहा है। ऐसा खाना जो कम से कम प्रोसेस्ड हो और फ्रेश हो, यानी आपने कोई फल वगैरह खा लिया, तो ये आपके क्या कहे जाते हैं? स्नैक्स कहे जाते हैं, जिनमें फैट, शुगर कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है और फ्रेश होता है। एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो क्या-क्या होता है इसमें? रोस्टेड नट्स एंड सीड, यानी कि भुने हुए मेवे या बीज, फ्रूट चाट, आपने कोई फ्रूट चाट खा लिया, स्प्राउट सलाद यानी कि अंकुरित सलाद खा लिया, स्टीम्ड स्नैक्स खा लिया, यानी कि भाप में बना हुआ कोई स्नैक्स आपने खा लिया, जैसे आपने जो मक्के का सिट्टा है वह आपने, या पॉपकॉर्न बना के आपने क्या कर लिया, भाप में सेक के आपने वो खा लिए। तो ये आपके क्या कहे जाते हैं? हेल्दी स्नैक्स आपका कहा जाता है। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सूप्स एंड सलाद, यानी कि सूप और सलाद की बात करें तो सूप एंड सलाद्स आर न्यूट्रिएंट डेंस फूड दैट प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड हाइड्रेशन, यानी कि सूप और सलाद पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होते हैं जो विटामिन, खनिज, फाइबर और जल प्रदान करते हैं। हेल्दी प्रिपरेशन मेथड्स, यानी कि हम किस तरीके से स्वस्थता की तैयारी विधियाँ कौन-कौन सी हैं? यूज़ फ्रेश वेजिटेबल, हमें ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव क्रीम, बटर एंड साल्ट, यानी कि अधिक क्रीम, मक्खन और नमक से हमें परहेज़ करना चाहिए। प्रेफर बॉइलिंग, स्टीमिंग और लाइट सॉटिंग, यानी कि उबालना हमें प्रेफ़र करना चाहिए, भाप में हमें प्रेफ़र करना चाहिए, हल्का भूनना हमें प्रेफ़र करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बढ़िया ज़बरदस्त हमने तेल लिया और उसमें हम फ्राई कर रहे हैं, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि हम बॉयल करें या स्टीम करें या फिर उनको हल्का-सा सौते कर लें, यानी कि हल्का-सा उनको भून लें, तो ये हमारी हेल्दी प्रिपरेशन मेथड कही जाती है। बेनिफिट क्या है हेल्दी प्रिपरेशन का? ईज़ी डाइजेशन, यानी कि पचने में आसान है। लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन, इससे कैलोरी कम होती है बट पोषण क्या होता है? ज़्यादा होता है। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड हाइड्रेशन, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, साथ में शरीर में जल का संतुलन सुधारता है। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स की बात करें जो रात्रि का अंतिम भोजन होता है, विशेष तौर पे हल्का मीठा जो लिया जाता है उसको हम डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट्स आर स्वीट डिशेज यूजुअली कंज्यूम्ड आफ्टर मील्स, यानी कि डेजर्ट मीठे व्यंजन होते हैं जो सामान्यतया भोजन के बाद खाए जाते हैं। हेल्दी डेजर्ट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विद रिड्यूस शुगर एंड फैट, यानी कि स्वस्थ डेजर्ट प्राकृतिक सामग्री से कम शक्कर और वसा के साथ तैयार किए जाते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही होती हैं, इंग्रीडिएंट नेचुरल होते हैं बट हल्की शुगर होती है और हल्का इसमें क्या होता है? फैट होना चाहिए। हेल्दी डेज़र्ट ऑप्शंस कौन-कौन से हैं? फ्रूट बेस्ड डेज़र्ट्स, यानी कि फलों पर आधारित हमने डेज़र्ट बना लिया, यानी कि कोई हमने मीठा कोई फल खा लिया और उसको हल्का-सा अगर आपने मॉडिफाई किया तो दैट ए काइंड ऑफ डेज़र्ट। योगर्ट बेस्ड स्वीट्स, यानी कि दही से बने मीठे व्यंजन आपने खा लिए। जैगरी और हनी इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर, यानी कि रिफाइंड शुगर के स्थान पर आपने कोई गुड़ या शहद से बना हुआ कोई आपने आइटम खा लिया। तो ये सारे अपने हेल्दी डेज़र्ट के ऑप्शन कहे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? सैटिस्फाइज़ स्वीट कार्विंग्स, यानी कि मीठा खाने की इच्छा को संतुष्ट करता है, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना जब हमने पेट भर लिया, तो हमारा लास्ट में मीठा खाने का मन करता है। तो डेज़र्ट का पहला इम्पोर्टेंस तो यही है कि जो हमारी मीठा खाने की जो इच्छा होती है, उसको ये संतुष्ट करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स व्हेन प्रिपेयर्ड हेल्दी, यानी कि अगर ये सही तरीके से बनाया जाता है, तो ये हमें पोषण ही प्रदान करता है। बात करते हैं मील कॉम्बिनेशन। मील कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हम भोजन का कैसे कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि हम चाय के साथ केला खा रहे हैं, दूध के साथ अमरूद खा रहे हैं। प्रॉपर वे में हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। मील कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन ए सिंगल मील टू एंश्योर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, यानी कि मील कॉम्बिनेशन से तात्पर्य है कि एक ही भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के चयन से हैं, जिससे संतुलित पोषण हमारा सुनिश्चित हो सके। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी मील कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सिद्धांत है? इंक्लूजन ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि हमें अनाज, दालें, सब्जियां और फलों का समावेशन करना चाहिए। बैलेंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरीके के पोषक तत्वों का संतुलन करना है। वैरायटी इन फूड आइटम्स, हमारे भोजन में विविधता होनी चाहिए। आपने देखा होगा जनरली जिन घरों में या जो बच्चे बाहर रहते हैं और एक जैसा ही अगर वह खाना बनाते हैं तो वह क्या होने लगते हैं? बीमार होने लगते हैं, या यूँ कहें बॉडी में स्टेमिना या पोषण तत्व की कमी आ जाती है, क्योंकि एक जैसा अगर हम खाना खाते हैं तो बॉडी में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है या यूँ कहें जो पोषण तत्व है वह क्या हो जाती है? वह इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमारे फूड में क्या होनी चाहिए? वैरायटी होनी चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी फूड मील कॉम्बिनेशन यानी कि स्वस्थ भोजन संयोजन के क्या एग्जाम्पल है? रोटी प्लस दाल प्लस वेजिटेबल प्लस कर्ड यानी कि रोटी, दाल, सब्जी और दही का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है। राइस, पल्सेस एंड सलाद यानी कि चावल, दाल और सलाद का क्या है? एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। मिलेट बेस्ड मील्स विद वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के साथ बाजरा आधारित भोजन खाना या भोजन लेना एक स्वस्थ कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसमें हम जानेंगे सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्दी फूड के बारे में। चलिए यूनिट 4 में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड फूड, हेल्दी फूड की, यानी कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और हेल्दी फूड यानी कि जो स्वस्थ भोजन है वो किस प्रकार से एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है, उसको हम sustainability and healthy food refers to food choices that are beneficial for human health while also protecting the environment for future generation। यानी कि sustainability and healthy food का अर्थ ऐसे भोजन ऑप्शन से हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी लाभकारी है ही है, साथ ही में जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वह पर्यावरण को भी क्या करता है? संरक्षित करता है। यानी कि हमारी फूड फूड चॉइस इस प्रकार से हो कि वो हमारी तो खुद की ज़रूरत तो पूरी कर ही रहा हो, साथ में जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है, उनके लिए वह एनवायरनमेंट को भी कंज़र्व करता हो, उसको भी वह प्रोटेक्ट करता हो, तो उसको हम सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्दी फूड कहते हैं। सतत खाद्य प्रणाली, इंग्लिश में बोल देता हूँ सबसे पहले। सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एम टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। यानी कि सतत खाद्य प्रणाली पर्यावरणीय नुकसान को कम करती है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड फोकसेस ऑन, यानी कि सतत और स्वस्थ भोजन के मुख्य बिंदु क्या है? न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट्स यानी कि पौष्टिक होते हैं, साथ ही में संतुलित आहार होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड प्रोडक्शन यानी कि पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पादन होता है, यानी कि इको फ्रेंडली इनका फूड प्रोडक्शन होता है। रिड्यूस फूड वेस्ट यानी कि खाद्य अपशिष्ट में कमी लाता है। एंड रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन पैटर्न्स यानी कि जिम्मेदार उपभोग पैटर्न है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा, जैसे साउथ इंडिया में आप जाते हो तो केले के पत्तों पे वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो केले के पत्तों पे भोजन करना एक तरीके से क्या है? सस्टेनेबल फूड चॉइस है। यानी कि वो जो केले के पत्ते हैं, वो स्क्रैप के तौर पे जाते हैं, तो वह वेस्ट नहीं होता, वह कहीं न कहीं जानवरों के इनके वह काम आ जाता है। वह एनवायरनमेंट में डिकम्पोज़ हो जाता है ईज़िली, क्योंकि वह बायोटिक होता है, यानी कि वो इसी तरीके का वेस्ट होता है कि वो डिकम्पोज़ हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इधर वाले हम प्लास्टिक की पत्तल यूज़ करते हैं, वो तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करता है, दैट मीन्स वो सस्टेनेबल नहीं है। तो कहने का मतलब हम इस तरीके से अपने फूड प्रोडक्शन को करें, इस तरीके से कंज़म्पशन पैटर्न बनाएँ और इस तरीके से अपने इको फ्रेंडली काम करें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और हमारे लिए फूड भी क्या हो? न्यूट्रिशियस हो। उसे हम सस्टेनेबल फूड चॉइस कहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है? इट प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ये पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करते हैं। इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये भोजन की दीर्घकालीन उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। एंड इट इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ आउटकम्स, और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार करने का काम करता है। लिंकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी ईटिंग विद सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सस्टेनेबिलिटी का अपनी हेल्दी ईटिंग से किस तरीके का कॉन्सेप्ट है या लिंक है। Healthy eating and sustainability are closely linked because food choices affect both human health and the environment। यानी कि healthy eating और sustainability आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भोजन के विकल्प मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करते हैं। क्या है लिंकेज, उनको जानते हैं। लिंकेज बिटवीन हेल्दी ईटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्वस्थ भोजन और सततता के बीच क्या संबंध है? प्लांट बेस्ड डाइट्स रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रेशर, यानी कि जो पौधों पर आधारित आहार है वो पर्यावरणीय दबाव को क्या करता है? कम करता है। लोकली सोर्स्ड फूड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस, यानी कि स्थानीय रूप से प्राप्त भोजन परिवहन उत्सर्जन को घटाता है। यानी कि जैसे मान लो हम जो लोकल फूड होता है, हम उसको यदि कंज्यूम करते हैं तो हमें बाहर से फूड लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बाहर से फूड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ से फूड यहाँ पर चल के आएगा, तो इस पे जो परिवहन लगेगा, यानी कि इस पे क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन लगेगा तो उस ट्रांसपोर्टेशन से कई तरह का प्रदूषण भी होगा, तो वह प्रदूषण नहीं होगा। दैट मीन्स यदि हम लोकली सोर्स्ड फूड यूज़ करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का जो एमिशंस होता है, जो उत्सर्जन होता है, कई तरीके का कार्बन उसमें से रिलीज़ होता है, वह नहीं होगा। तो ये लिंकेज हो गया उसके साथ। सीज़नल फूड्स रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप मौसमी भोजन खाते हो तो हमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो
अभी अपने अपने क्या मूली का, गोभी का, गाजर का इनका सीज़न चल रहा है। अभी महीने भर बाद में ही आपको बाज़ार में केरी देखने को मिलेगी। केरी का मतलब होता है कच्चा आम, आप जानते हो। हालाँकि केरी का जो सीज़न आता है वो अप्रैल के आस-पास आता है। अप्रैल और मई कैरी का सीज़न है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे रईस लोग होते हैं जिनको क्योंकि वो कैरी फरवरी में ही खानी पसंद करती है, क्योंकि गोभी से, पत्ता गोभी से, मूली से, गाजर से हम बोर हो चुके होते हैं, इसलिए हमें नया फूड चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ ये जो कैरी है, क्या ये उस टाइम मौसमी फूड है? नहीं है। तो इस कैरी को बनाने में कई तरीके के संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक अलग एटमॉस्फियर इनको देना पड़ता है या इसको कुछ अलग पेस्टिसाइड देना पड़ता है, अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो अगर आप सीज़नल फूड लेते हो, जैसे अभी गोभी का सीज़न आया है, तो गोभी और सस्ती हो जाएगी क्योंकि उस सीज़न में अपने आप इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो सीज़नल फूड में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, नेचुरली वह अपने आप क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हमारे भोजन अगर स्वस्थ होगा तो डेफ़िनिटली वह सस्टेनेबल भी होगा, क्योंकि स्वस्थ भोजन हम हमेशा मौसमों के आधार पे करेंगे। फिर है मिनिमल प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम लेस एनर्जी, और कम प्रोसेस किया हुआ भोजन में ऊर्जा की खपत भी क्या होती है, कम होती है। यानी कि यदि हम ज़्यादा प्रोसेसिंग फूड खाते हैं तो डेफिनेटली उस प्रोसेसिंग में कई तरह की एनर्जी लगती है, उसमें बिजली भी लगती है, उसमें और भी कई तरीके का क्या लगता है, अपन यूँ कहें और भी कई तरीके का उसमें मटेरियल लगता है, उसको बनाने में काम श्रम लगता है। तो वहीं अगर आपने उसको कम प्रोसेस्ड फूड खाया या कम प्रोसेस्ड आपका फूड होगा तो उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऊर्जा की खपत भी क्या होगी, कम होगी। तो हमारी स्वस्थ भोजन का सस्टेनेबिलिटी के साथ गहरा संबंध है। सस्टेनेबल डाइट प्रमोट्स, यानी कि एक सतत आहार निम्न को बढ़ावा देता है। लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाता है, क्योंकि आप लोकल फूड को सपोर्ट करोगे, आप कम प्रोसेस्ड फूड को सपोर्ट करोगे, आप इस तरीके का फूड लोगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होगी, कम रिलीज होगी। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कब निकलती है, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है, बड़े बड़े आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह वगैरह होते हैं, इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो जब आप सारी चीज़ें सस्टेनेबल लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली है इस तरीके की ग्रीन हाउस गैसें भी एनवायरनमेंट में नहीं निकलेगी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, आपकी जल और मृदा का संरक्षण होगा। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और आपके भोजन की जो पोषण गुणवत्ता है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड सोर्सेज विद मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि हम ऐसे फूड सोर्सेज को, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड सोर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम क्या हो, उसका इम्पैक्ट आए। सर्टेन फूड सोर्सेज प्रोवाइड हाई न्यूट्रिशन व्हाइल हैविंग मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ खाद्य स्रोत ऐसे होते हैं जो कि अधिक पोषण प्रदान करते हैं और पर्यावरण पर भी न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि जिनका पर्यावरण पे इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव है, कम नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन उनका पोषण क्या होता है, अच्छा खासा होता है। जैसे न्यूट्रिशियस एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड रिसोर्सेज या सोर्सेज, जैसे मिलेट्स है, यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी है, तो ये इको फ्रेंडली फूड है, इसमें पोषण भी खूब होता है और पर्यावरण में भी ये इम्पैक्ट नहीं डालता। पल्सेज एंड लेग्यूम्स, यानी कि दालें और फलियां। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि मौसमी फल और सब्जियाँ होती हैं, उनका पर्यावरण पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे मान लो जो गैर मौसमी चीज़ें होती हैं, यानी कि गर्मियों की चीज़ें जब हम सर्दियों में पनपाते हैं, तो उनको कई तरीके की मल्चिंग वगैरह कर के उनको अलग एनवायरनमेंट पे रखते हैं, तो एनवायरनमेंट के वह फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर सीज़नल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो वो इको फ्रेंडली होता है। लोकली ग्रोन फूड्स, यानी कि स्थानीय रूप से उगाया गया भोजन, जैसे कि राजस्थान में स्थानीय रूप से बाजरा उगता है, राजस्थान में स्थानीय रूप से सरसों उगता है, राजस्थान में फली, गँवार, मोठ ये सब उगते हैं। तो लोकल रूप से अगर हम उगा रहे हैं तो उनका बात अलग होती है। लेकिन वहीं अगर हम राजस्थान में सेब की बात कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती हम एक अलग टेम्परेचर बना के उसमें कोई पेस्टिसाइड देके, कोई दवाई वगैरह ऐसा डाल-डूल के, केमिकल वगैरह डाल के हम उसको पका रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये कहाँ इको फ्रेंडली हुआ? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब स्थानीय रूप से उगाया गया भोजन ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज़, यानी कि पौधों पर आधारित प्रोटीन स्रोत, ये कुछ इको फ्रेंडली हमारे क्या है, फूड सोर्स है। रीजंस फॉर लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि कम पर्यावरणीय प्रभाव के क्या कारण हैं? रिक्वायर लेस वाटर, यानी कि कम पानी की आवश्यकता होगी। लोअर कार्बन एमिशंस, यानी कि कार्बन भी कम उत्सर्जित होगा। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, और हमें रासायनिक उर्वरकों पर भी कम निर्भरता होनी है होगी, यानी कि अगर हम इस तरीके का इको फ्रेंडली अगर हम फूड बन पाए या इको फ्रेंडली फूड हम अगर पैदा करें, तो उससे हमें पानी की ज़रूरत भी कम रहेगी,
कार्बन भी कम निकलेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी और हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंस भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये सब तो क्या है, लोकल है और वहाँ उस एरिया में उगता है, अपने आप उगता है तो हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं पड़ेगी और हमें कोई ना कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ लेना पड़ेगा, तो सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो हमें किसी केमिकल की नीड भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब कम पर्यावरणीय प्रभाव के ये सारे कारण भी पड़ेंगे या ये सारे उसके और अच्छे इम्पैक्ट भी होंगे। बात करते हैं केस स्टडी फूड सप्लाई चेन एंड कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कॉमनली कंज्यूम्ड फूड्स। सबसे पहले बात करते हैं फूड सप्लाई चेन की। द फूड सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग फूड फ्रॉम फार्म टू कंजप्शन, यानी कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भोजन के उत्पादन से लेकर उपभोग तक के सारे चरण शामिल होते हैं। यानी कि भोजन हमने पैदा किया और फिर उसका कंजप्शन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, उनको हम फूड सप्लाई चेन के नाम से जानते हैं। दीज स्टेज इंक्लूड, यानी कि इनमें क्या क्या शामिल होता है, भोजन का प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली उसका कंजप्शन, यानी कि हमने भोजन का उत्पादन किया, उसमें कोई उसका प्रोसेसिंग हुई तो वो किया, फिर उसकी पैकेजिंग करी, उसको ट्रांसपोर्ट करवाया, उसको कहीं स्टोरेज हुआ, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फाइनली उसका क्या हुआ, कंजप्शन हुआ। तो ये पूरी प्रोसेस कही जाती है फूड सप्लाई चेन। ईच स्टेज कंट्रीब्यूट टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द फूड, यानी कि सारी प्रत्येक इस चरण में भोजन के कार्बन फुटप्रिंट का योगदान होता है, या यूं कहे प्रत्येक चरण में भोजन के प्रत्येक चरण में कार्बन फुटप्रिंट में योगदान होता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हम एनवायरनमेंट में कितनी ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। यानी कि कार्बन फुटप्रिंट ऑफ फूड का मतलब हुआ, कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए फूड प्रोडक्ट। यानी कि कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य है किसी खाद्य उत्पाद के पूरे जीवन चक्र में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। यानी कि जब हमने उसका प्रोडक्शन किया तब भी कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई, फिर हमने उसकी प्रोसेसिंग करी तब भी हुआ, पैकेजिंग में भी हमने कुछ ना कुछ किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी हुआ, स्टोरेज में भी हुआ। तो जब तक उसका कंजप्शन नहीं हुआ, उस फूड प्रोडक्ट की जो लाइफ थी, तो अलग-अलग स्टेज पे हमने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करी या पर्यावरण में छोड़ी, वो सारा उसका कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। केस स्टडी एग्जांपल्स, राइस वर्सेस पैकेज्ड स्नैक्स, यानी कि राइस की बात करें और दूसरी हम बात करें पैकेज्ड स्नैक्स की। तो राइस की बात करें तो प्रोड्यूस्ड लोकली, सबसे पहले स्थानीय रूप से उत्पादित होता है। मिनिमल प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें कोई प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं होती, बहुत न्यूनतम प्रोसेसिंग होती है। लोअर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, हमें कोई पैकेजिंग करने की नीड नहीं होती। मॉडरेट कार्बन फुटप्रिंट, और कम इसमें कार्बन फुटप्रिंट लगता है। बात करें पैकेज्ड फूड में या पैकेज्ड स्नैक्स में, पहली बात तो वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, यानी कि अत्यधिक तौर पे प्रसंस्कृत किए जाते हैं। एक्सटेंसिव पैकेजिंग होती है, यानी कि उसकी पैकेजिंग ज़्यादा होती है। जैसे आपने कोई चिप्स आप ले रहे हो मार्केट से जो कि पैकेज्ड फूड में आता है, तो उसकी जो ऐसे प्लास्टिक की जो उसकी क्या बनती है, रिपर बनती है या वो होता है, उसमें एक पर्टिकुलर गैस रखी जाती है ताकि वह चिप्स उसमें सेफ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि इसकी पैकेजिंग बड़ी एक्सटेंशन लेवल की होती है। लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरी तक परिवहन होता है। यानी कि वह जैसे मान लो आज पार्ले बिस्किट है, तो वह पार्ले में बना, फॉर एग्जांपल बॉम्बे के प्लांट में बना और वह राजस्थान के जैसलमेर में खाया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक वो चल के भी तो आया है। तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ी डिस्टेंस, उसकी दूरी तय करता है। हाईली एनर्जी कंजम्पशन, उसमें अधिक ऊर्जा की खपत लगती है क्योंकि ये एक बड़े-बड़े प्लांट में बनते हैं। बड़े प्लांट में बनते हैं तो एनर्जी भी इसमें ज़्यादा लगती है। हायर कार्बन फुटप्रिंट और उच्च कार्बन फुटप्रिंट है, यानी कि इस प्लांट में बनते हैं तो यहाँ पे कई मशीनरी चलती है, कई तरीके की ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है और पर्यावरण में कई कार्बन इनका रिलीज होता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलीज होता है, प्लांट से भी रिलीज होता है। तो कहने का मतलब इसका फुटप्रिंट भी क्या है, उच्च है, ज़्यादा हाई है। कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, लोकली प्रोड्यूस्ड एंड मिनिमल प्रोसेस्ड फूड्स हैव ए लोअर कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर्ड टू हाईली प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स, यानी कि स्थानीय रूप से उत्पादित और कम प्रोसेस्ड भोजन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अत्यधिक प्रोसेस्ड पैकेज्ड भोजन की तुलना में क्या है, कम है। ये हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर स्थानीय तौर पे हम कोई भोजन उत्पादित कर रहे हैं, वह उसमें प्रोसेसिंग भी कम करनी पड़ती है
प्रोसेसिंग कम होती है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट भी क्या होता है, कम होता है। वहीं यदि कोई प्रोसेस्ड भोजन को कोई प्रोसेस्ड ज़्यादा करना पड़ता है तो उसकी कार्बन फुटप्रिंटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये अपना फाइनल कंक्लूजन है। तो दोस्तों ये अपना एसईसी पेपर था जो कि हमें बताता है हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस, यानी कि अभी आप जान चुके होंगे सस्टेनेबल फूड चॉइस का मतलब होगा कि इस तरीके की फूड चॉइस जो हमारे इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती हो। और हेल्दी फूड चॉइस का मतलब हुआ कि वो सारी फूड चॉइस जो हमारे शरीर को बैलेंस डाइट देती हो, हमारे शरीर का न्यूट्रिशनल लेवल को बनाए रखती हो, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हो, वो सारी फूड चॉइस क्या कही जाती है, हेल्दी फूड चॉइस कही जाती है। तो आई होप आप इस पेपर को, इस क्लास को समझे होंगे। कहीं न कहीं आज मेरी टर्मिनोलॉजी लड़खड़ा रही थी, अभी भी लड़खड़ा रही है। नो आइडिया क्यों हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना चाह रहे हो लेकिन वो वर्ड निकल नहीं रहा। तो ऐसा आज पूरी क्लास में मेरे साथ हुआ है, तो इसके लिए मैं आई अपोलोजाइज़। बट जैसा भी है मैंने ये क्लास आपको डिलीवर करी है, कोशिश रही है कि आप इसको समझ पाएँ और इसका इम्पोर्टेंट विद आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेगमेंट इसका अपलोड रहना बाकी है। एग्ज़ाम से पहले वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपने क्लास देखी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाते हो तो आप उसको थोड़ा-सा आगे खिसकाओ, एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो, उस वीडियोज़ को आप ज़रूर हाइप करें। इससे थोड़ा-सा एंगेजमेंट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे स्टूडेंट ही हमारी बैकबोन है। सो यू हैव टू अ, आपको करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।